नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पक्षपात। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछना। तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ने लगी, वो भी मुझसे पूछने या कहने के लिए? नीरजा जी ने अपनी देवरानी रेखा से कहा। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो कहीं आप बुरा ना मान जाओ, इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? नीरजा जी अपने कपड़े समेटते हुए बोली। दीदी, आप हमेशा नव्या से उखड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी वो आपसे कुछ भी पूछने या कहने आती है, आप अनमना सा मुंह बनाकर जवाब देते हो। रेखा ने कमरे में ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ उसकी पैरवी करने आई हो? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ दीदी, आपके स्वभाव को भी। आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी आप नव्या के सामने बनकर रहती हैं। आप ही हैं जिसने अपने प्यार और स्नेह से इस घर की बागडोर को थाम के रखा है और सबको उसमें बांधा हुआ है। पर अब जो आप पक्षपात करती हो बड़ी और छोटी बहू के बीच, ये ठीक नहीं। वो दिन दूर नहीं जब इसी पक्षपात के चक्कर में दोनों बहुएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और इस घर को, जिसे अभी तक आपने एक करके रखा है, वो भी बिखर जाएगा। रेखा ने नीचे मुँह किए अपनी बात कह डाली। अच्छा, तो और क्या करूं मैं उसके साथ? तुम अच्छे से जानती हो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हूँ। फिर भी तुम पूछ रही हो। मुझे ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी और न ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। फिर मैं क्यों उसे अपनाऊँ? मैंने उसे शुरू से ही मना किया था कि मैं उसे अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूँगी और उसे रोहित से दूर रहने के लिए भी कहा था। पर फिर भी ज़बरदस्ती इसने मेरे बेटे को बहकाया और ये शादी की। गुस्से में भरी नीरजा जी फट पड़ी। अब तो शादी हो गई है दीदी, अब ये गुस्सा थूक दो। और फिर गलती अकेले उस बच्ची की तो नहीं है ना, कुछ दोस्त तो रोहित का भी है जिसने आपकी बात नहीं मानी। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने गलती की है, पर मैं नव्या को देखती हूँ। आपने इसे अपनाने से मना किया, फिर भी उसने पूरे दिल से हमारे परिवार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कायदे कानून सब अपनाए। समझाते हुए रेखा ने कहा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अपनी मनमर्जी जो की है, ना तो रूप रंग है, ना ही कोई शर्म लिहाज। गुस्से में नीरजा जी बड़बड़ाई। अच्छा दीदी, अगर आप ढूंढती तो आप कैसी बहू ढूंढती? रेखा ने भी चुटकी लेते हुए पूछा। हम मेरा रोहित घर में सबसे सुंदर है, तो मैं उसके लिए स्वर्ग की अप्सरा लाती। दूध सी सफ़ेद, बड़ी बड़ी आँखों वाली और लंबे बालों वाली। कहते हुए नीरजा जी खिलखिला उठी। जैसे मेरी शगुन है दीदी, बुरा ना मानना, पर शगुन जैसी दूसरी नहीं आई, यही बहुत अच्छी बात है। वैसी ही अगर एक और आती तो इस घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाता। हंसते हुए रेखा ने कहा। अच्छा, मेरी शगुन बहू में क्या कमी है? कितनी तो सुंदर है वो, रंग भी गोरा चिट्टा, पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे घर से है वो, और क्या चाहिए? नीरजा जी ने अपनी देवरानी रेखा की तरफ देखते हुए कहा। दीदी, देखने में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ शगुन जितनी प्यारी और खूबसूरत बहू ही ना होगी हमारे घर में, मगर खाली सूरत कब तक देखेगा कोई? आपको भी पता है शगुन का स्वभाव कैसा है। उसको घर परिवार या हम लोगों से ज़्यादा सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने आराम से मतलब है। याद है आपको, जब आपके हाथ में चोट लगी थी तो आपने शगुन को अपना काम करने के लिए ये सोचकर कहा कि वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। आखिर आपकी चहेती बहू जो है। पर हुआ उसका उल्टा। जब जब आपको ज़रूरत होती तब तब शगुन का अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा होता, जो उसके लिए इतना ज़रूरी होता था कि वो उस वक्त आपको छोड़ देती थी, मगर अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ती थी। वहीं जब मैंने और विकास ने उसे आपका ध्यान ना रखने के लिए थोड़ा सा डांट दिया तो उसने हमें ही उल्टा सुनाया। साथ ही विकास को आपका ध्यान रखने के लिए बोल दिया। अब ऐसी खूबसूरती भी किस काम की जो सिर्फ ऊपर से ही चमके। शगुन सिर्फ ऊपर से ही दिखने में खूबसूरत है, मगर उसके दिल में हम लोगों के लिए कोई प्यार और अपनापन नहीं है।
वहीं नव्या भले ही ज़्यादा खूबसूरत ना हो, मगर उसके अंदर हम लोगों के लिए प्यार और इज्जत बहुत है, जो मैं अक्सर देख ही लेती हूँ। जब भी आप उसको डांटती हो या कुछ भी उल्टा सीधा सुनाती हो, वो कभी भी आपको उल्टा जवाब नहीं देती, ना ही कभी पीठ पीछे आपका अपमान करती है। सच कहूँ दीदी, मुझे तो वो इस चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसमें तो फिर भी दाग है, मगर आपका चांद बेदाग है। उसकी सीरत ही उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और फिर ये मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट तो आने जाने हैं। जो असली खूबसूरती होती है वो मन की होती है। वहीं अगर सुंदर नहीं तो इस ऊपरी सुंदरता का क्या, ये तो एक समय बाद ढल ही जाएगी। अपनी देवरानी की बातें सुन नीरजा जी विचार करने लगी। आखिर रेखा ठीक ही तो कह रही है। अपने गुस्से और अभिमान के चक्कर में उन्होंने जो असली खूबसूरती थी नव्या की, वो कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा उसको ऊपर से ही आंकती रही, और जिसको वो ऊपर से इतना सुंदर समझती थी वो वाकई में अंदर से खोखली थी। वो अपनी देवरानी रेखा के साथ बैठी बात कर ही रही थी कि तभी नव्या दोनों के लिए शाम की चाय और नाश्ता लाई, साथ ही रात में खाना क्या बनेगा ये भी पूछने लगी। जिस पर नीरजा जी ने कहा, आज तुम मेरे पास बैठोगी और खाना सगुन बहू बनाएगी। नव्या ने भी हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई पास में। नीरजा जी अपनी बड़ी बहू सगुन को आवाज़ लगाती उससे पहले ही उसने आकर नीरजा जी को अपना फरमान सुना दिया। मम्मी जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज़ मैं थोड़ा लेट आऊँगी। बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय बहू। लो चली गई आपकी चांद सी खूबसूरत बहू अपनी खूबसूरती में और चार चांद लगाने। हंसते हुए रेखा ने कहा। अपनी देवरानी की बात सुन नीरजा जी और नव्या भी हंस पड़ी। मैं अभी तक तुझसे नाराज़ थी, इसलिए तुझे कभी ठीक से समझा ही नहीं, पर आज तेरी चाची सास ने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर की होनी चाहिए, वही इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। जो तू है मेरी बहू, कहते हुए उन्होंने नव्या के सिर पर हाथ रखकर उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अपनी सासू माँ की बात सुन नव्या उनका आशीर्वाद ले रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।